वेरी वार्म वेलकम क्लास। आज का हमारा जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है, रिलेशंस एंड फंक्शन। सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हम ऑलरेडी क्लास 11 में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन ले चुके होते हैं, फिर भी मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। किसी भी तरह का कोरिलेटेड डेटा अगर एक साथ प्रेजेंट किया जाता है तो उसको एक कलेक्टिव कैटेगरी नेम देते हैं जिसको हम सेट कहते हैं। अब आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट पे। किसी भी दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब ये दो सेट कोई जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो, वो खुद में यानी ए का खुद से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हो सकता है। यहाँ पे हम इन जनरल बस समझने के लिए ए और बी दो सेट ले रहे हैं जिनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ए कॉमा बी सच दैट ए इज एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। जहां पे ए जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट ए जो है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और बी जो है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब अगर हम कोई सेट लेते हैं a इज इक्वल टू 1,2 और b इक्वल टू a कॉमा बी, तो a क्रॉस या e कार्टेशियन प्रोडक्ट b विल बी इक्वल टू हैविंग एलिमेंट 1 कॉमा a 1 कॉमा b 2 कॉमा a 2 कॉमा b। जहां पे पहली पोजीशन पे हर हर एलिमेंट की जो पहली पोजीशन होल्ड करता वो कौन करता, जो पहले आया है, यानी ए के। अब रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट विद इटसेल्फ पे डिफाइन होता है। यानी कोई भी रिलेशन अगर डिफाइन करना है तो वो किस पे डिफाइन होगा, ए उस सेट ए के खुद ही के कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ डिफाइन होगा। तो यहाँ पे अगर हम ए को देखें तो ए में बिलोंग कर रहा है 1 एंड 2, यानी 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2। इस तरह से हमारे पास चार एलिमेंट अब भी है। क्यों? क्योंकि ए के अंदर दो एलिमेंट है तो इसके अंदर 2 क्रॉस 2 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, तो चार एलिमेंट्स तो अब भी हैं। लेकिन यहाँ पे रिलेशन किस तरह लिखा हुआ है, 1 कॉमा 1 1 कॉमा 2 2 कॉमा 1 एंड 2 कॉमा 2। इसमें कुछ ऐसी चीजें दिखने लगी जो कॉमन थी, जैसे 2 कॉमा 2 आ रहा है, 1 कॉमा 1 आ रहा है, यानी ये एक दूसरे का ही इमेज है। उसके बाद से ये भी देखा गया कि अगर 1 का 2 से कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 2 का 1 से भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। कुछ इस तरह की एनालॉजी की वजह से कुछ स्पेशल काइंड के रिलेशन सामने आने लगे। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हर एलिमेंट से रिलेशन दिखा दे रहा है बस। लेकिन वो रिलेशन रियल वर्ल्ड में सिग्निफाई करते हैं कि नहीं करते हैं, वो कौन बताएगा हमको, रिलेशन का सेट। इसके लिए हम एक नए टाइप का सेट डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेशन आर। रिलेशन आर अगर दो एलिमेंट हैं किसी एक सेट के, क्योंकि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका लिया, खुद के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब रिलेशन आर अगर हम डिफाइन कर रहे हैं तो रिलेशन आर ये बताता है कि कोई एलिमेंट ए जो कि किसको बिलोंग कर रहा है, ए को ही बिलोंग कर रहा है, उसका रिलेशन होगा उसी सेट के एक एलिमेंट बी से। तो किसी भी रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका क्या है, ए आर बी, जहां पे ए जो है वो भी एलिमेंट ऑफ आर्बिट्ररी सेट ए है और बी भी एलिमेंट ऑफ आर्बिट्ररी सेट ए है। ये दोनों एक ही सेट को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन इनका रिलेशन, इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट बताता है, ए कॉमा बी। तो रिलेशन का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए कॉमा बी। लेकिन इस ए कॉमा बी को इस रिलेशन के साथ कलेक्टिवली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए आर बी की तरह। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे बात किया गया है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग टू एलिमेंट आर वी कैन से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर रिलेशन आर। तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ए आर बी। इन जनरल क्या है, ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर। ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे जो अपना एग्जांपल लिया है, यहाँ पे हमने ए को क्या डिफाइन किया था, कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट विच इज बिलोंग टू क्लास 12। तो उस एक्स जो है वो सेट बन रहा था जिसमें 12th क्लास के सारे सब्जेक्ट आ रहे थे। क्या उनके बीच में कोई रिलेशन है,
अगर उनके बीच में कोई रिलेशन है तो हम एक रिलेशन उस पर डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे रिलेशन R इक्वल टू A कॉमा B such that A, B आर एलिमेंट ऑफ सेट A। हमने सेट A जो डिफाइन किया था उसमें कहा था कि हमारे जितने भी एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट है जिसको हमने कहते हैं X such that X is बुक ऑफ क्लास 12th। तो क्लास 12th में अगर आप सारे बुक्स को देखें एक साथ तो कई सारे बुक्स बिलोंग करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि हम उसमें से फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, तो क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री किसी तरह से कोरिलेटेड हैं? अगर हम रिलेशन लिखते हैं साइंस बुक्स, इसको हम R1 कह देते हैं। तो R1 के जो एलिमेंट होंगे उसमें किसका सेट बनेगा? फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा। केमिस्ट्री का मैथ्स के साथ बन सकता है। क्या मैथ्स का बायो के साथ कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है? यस, एग्जिस्ट करता है। सीबीएसई बोथ अलाउ करती है। अगर सीबीएसई बोथ अलाउ करती है तो उसका सेट क्यों नहीं बन सकता? उसका एक कॉम्बिनेशन क्यों नहीं बन सकता है? यानी मैथ्स और बायो का भी एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है। क्या मैथ्स और कॉमर्स का कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। यानी इस रिलेशन R1 में इस टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो अभी हमें काफी आइडिया लग गया होगा कि रिलेशन कहते किसे हैं और रिलेशन में किस टाइप के एलिमेंट एग्जिस्ट कर सकते हैं, जो उस रिलेशन पे जो उस रिलेशन से हमको आउटकम में एज ए दिखे, मतलब कि वो रिलेशन परसीव हो सके उन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट के, जो कि किसको बिलोंग कर रहे हैं? ए को। तो इस तरह की जो फर्दर स्टडी होती है हमें कुछ स्पेशल काइंड के रिलेशंस के बारे में एक इंट्यूशन देती है। इसमें पहला तो रिलेशन इन्होंने बता दिया कि एम्प्टी सेट का, एम्प्टी सेट phi एंड A क्रॉस A आर टू एक्सट्रीम रिलेशंस। इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। कोई एक रिलेशन जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, ऐसा भी रिलेशन एग्जिस्ट कर सकता है। जैसे अभी हमने कहा कि रिलेशन ऑफ साइंस एंड कॉमर्स क्लास इन कॉम्बिनेशन। अब हमने एक रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश की जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉमर्स की सब्जेक्ट्स अलग होते हैं और साइंस से के सब्जेक्ट अलग होते हैं। इनका हम कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं सकते। तो इसका मतलब इसके अंदर कैसे एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे? फाइव, कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि कॉमर्स का साइंस के सब्जेक्ट के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं, हमारे रियल वर्ल्ड में नहीं एग्जिस्ट करता है। हाँ, अगर किसी और प्लेनेट पे चले जाते तो हो सकता है पॉसिबल हो, लेकिन यहाँ नहीं पॉसिबल है इन इंडिया, जो सीबीएसई हमको अलाउ करती है। तो हम साइंस साइड और कॉमर्स साइड के सब्जेक्ट एक साथ लेके हम नहीं पढ़ सकते। कुछ स्पेसिफिक केसेस छोड़ दिए जाए तो, लेकिन हम उनको भी इग्नोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक ऐसा सेट एग्जिस्ट करेगा जिसमें ऐसा कोई कॉम्बिनेशन न मिले। दूसरा, अगर हम कहेंगे कि एक रिलेशन R1 डिफाइन कर रहे हैं, जो किस चीज पे डिफाइन होगा? कलेक्शन ऑफ बुक्स, कलेक्शन ऑफ बुक्स का एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। तो बुक्स का कोई भी रिलेशन बन सकता है, बुक के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैथमेटिक्स का कॉमर्स के साथ भी बन सकता है, कॉमर्स का मैथमेटिक्स के साथ भी बन सकता है, कॉमर्स का फिजिक्स के साथ भी बन सकता है, कॉमर्स का केमिस्ट्री के साथ भी बन सकता है। ठीक है, इस केस में किसी भी तरह के कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। यानी इसमें हर वो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जितने टाइप की बुक्स सेट ए में एग्जिस्ट कर रही होंगी। और अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है उसमें हर कॉम्बिनेशन, अगर इसके साथ हर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करे तो क्या होगा कि वो कार्टेशियन प्रोडक्ट
को ही एक रिलेशन बोल दिया, तो उससे हमारा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही एक रिलेशन बन गया। तो इन्हें ही कहा कि या तो उसके अंदर कोई एलिमेंट ना एग्जिस्ट करे, या तो उसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट एग्जिस्ट करें, क्योंकि कॉम्बिनेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है, जितने भी ऑल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल बिटवीन पेयर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट व्हिच इज डिफाइंड बाय कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट किसी रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे, और इस रिलेशन को क्या कहेंगे फिर, एम्प्टी रिलेशन। तो इस रिलेशन को हमने यूनिवर्सल रिलेशन कहा, और इस रिलेशन को हमने एम्प्टी रिलेशन कहा। तो इस तरह के हमारे पास दो रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, और इनको कैसा रिलेशन कहते हैं हम, कलेक्टिवली ट्रिवियल रिलेशन। इन दोनों रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। Both the empty relation and universal relation are sometimes called trivial relations. ठीक है। अब बात करते हैं कि कुछ स्पेशल काइंड के रिलेशंस के बारे में। यहाँ पे हमारे सिलेबस में 3 तरह के रिलेशंस हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव, दूसरा है सिमेट्रिक, और तीसरा है ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हर वो एलिमेंट जिसमें वो खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे, और फॉर एवरी एलिमेंट, फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए। इसका क्या मतलब है पहले से समझ लेते हो, ये कह रहा है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बताता है कि इस रिफ्लेक्सिव रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इस तरह के होंगे, यानी खुद के साथ रिलेशन। अगर ये दोनों किसी सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं, भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों एलिमेंट एक ही हैं तो एक ही एलिमेंट की बात होगी। अगर ए किसी सेट ए को बिलोंग कर रहा है, यहाँ स्मॉल ए क्या है, एलिमेंट है किसका, इस सेट का। अगर किसी सेट ए में एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, तो उसका खुद के साथ जो रिलेशन बनेगा, वो रिलेशन अगर किसी रिलेशन आर में एग्जिस्ट कर रहा है, इसके साथ साथ सेट ए के सारे एलिमेंट का रिलेशन उसमें इस तरह का एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम उस रिलेशन को कैसा रिलेशन कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी सपोज कीजिए कि अगर कोई रिलेशन ए दिया हुआ है 1, 2, 3, तो इसका अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एक रिलेशन लिखने की कोशिश करते हैं, एक रिलेशन आर लिखने की कोशिश करते हैं, जिसमें हमने एलिमेंट लिखे 1, 1, 2, 2, तो यहां से हमें पता तो चल रहा है कि 1 का 1 के साथ रिलेशन यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2 का 2 के साथ रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। इन दोनों का खुद से रिलेशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे ये ए आर ए टाइप का रिलेशन तो शो कर रहे हैं, लेकिन फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3, 3 नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे बुक में जो बात कही गई है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए ये रिलेशन अगर एग्जिस्ट कर रहा है ए का, तभी उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कहेंगे, अदरवाइज हम उसको रिफ्लेक्सिव नहीं कह सकते। ठीक है, अब सेकंड केस की बात करते हैं, सेकंड टाइप का रिलेशन जिसको हम सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो इंप्लाई करता है कि a1, a2 is element of R implies that a2, a1 element of R for all a1, a2 element of A। अब इसमें फॉर ऑल का क्या मतलब है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फॉर एवरी रिफ्लेक्सिव में, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फॉर ऑल। अभी फॉर ऑल कहना क्या चाहता है उसको समझते हैं। तो सेकंड हमारा है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन जो है वो ये कहता है कि अगर हम किसी रिलेशन आर में ए कॉमा बी एक एलिमेंट देख रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसके साथ बी कॉमा ए का भी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक हो सकता है।
अब हो सकता है मैंने क्यों कहा, इसको जानते हैं। एक सेट लेते हैं A इज इक्वल टू A कॉमा B कॉमा C। A कॉमा B कॉमा C एक हम सेट लेते हैं, तो इसके अंदर कितने एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है? 1 2 3। रिफ्लेक्सिव के केस में तो हमने ये बात कर ली थी कि ये तीनों एलिमेंट के रिफ्लेक्शंस अगर उस रिलेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आर रिलेशन हमने डिफाइन किया है उसमें हमने दो ही एलिमेंट रखे हैं। कौन कौन से? सेट ए के एलिमेंट ए और बी का ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे ए आर बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी आर ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हीं उन्हीं एलिमेंट्स के लिए जो आर में बिलोंग कर रहे हैं। तो इस पूरे रिलेशन में अगर देखेंगे तो हमको ए दिख रहा है और बी दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है। अगर सी होता किसी एलिमेंट में तो उसका भी सिमेट्रिक रिलेशन होना जरूरी था। यहां सी नहीं है, इस रिलेशन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस सी के होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि रिफ्लेक्सिव के केस में नेसेसरी था। ठीक है, अब इसको एक और रिलेशन लिख के देखते हैं, R1। अगर R1 रिलेशन लेते हैं, ऐसा कोई रिलेशन लिख लिया हमने, A कॉमा B, B कॉमा C, C कॉमा B। अब इसमें A के तीनों एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, A भी दिख रहा है, B भी दिख रहा है और C भी दिख रहा है। A भी है, B भी है, C भी है, सारे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इन तीनों एलिमेंट का सिमेट्रिक रिलेशन इस रिलेशन R1 में होना चाहिए। क्या ऐसा है? B कॉमा C की बात करें तो C कॉमा B होना चाहिए, है। A कॉमा B अगर है तो B कॉमा C होना चाहिए था, सॉरी B कॉमा A होना चाहिए था, लेकिन B कॉमा A नहीं है। इसका मतलब रिलेशन R1 जो है वो सिमेट्रिक नहीं है और रिलेशन R हमारा सिमेट्रिक है। तो जैसा हमने देखा था कि रिफ्लेक्सिव के केस में फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ A होना चाहिए था, यहाँ फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल दोज एलिमेंट which are appearing in that relation, बिल्कुल ऐसा ही जो है, ऐसा ही केस हमारा एग्जिस्ट करेगा थर्ड वन, जिसको हम कौन सा कह रहे हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि इफ देयर इज ए आर बी एंड बी आर सी, देन ए आर सी, ये होना चाहिए ट्रांजिटिव रिलेशन को डिफाइन करने के लिए, जहां पे ए कॉमा बी कॉमा सी क्या है? एलिमेंट ऑफ किसी सेट ए के। कोई सेट ए ले लिया जिसके ये तीनों एलिमेंट यहाँ इस रिलेशन में दिखाई दिए थे, तो उन तीनों रिलेशन के बीच में ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिलेशन आर लिखा हुआ है, सेट ए जो है वो जो है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी हमारा सेट है। तो अगर कोई रिलेशन आर लिखा हुआ है तो इसमें हम कह सकते हैं कि ए कॉमा बी अगर है और बी कॉमा सी अगर है, तो इसमें अगर ए कॉमा सी है तो ये रिलेशन कैसा है? ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे ए में ए बी सी डी चार एलिमेंट हैं, लेकिन यहाँ पे एक और दूसरा और तीसरा एलिमेंट ही दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें तीन एलिमेंट ही दिख रहे हैं। कौन कौन से? ए बी और सी, जो कि किसके एलिमेंट है? सेट ए के। तो इन तीन एलिमेंट के लिए ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए उस रिलेशन में, तो वो रिलेशन ट्रांजिटिव कहलाएगा। अगर कोई एक ऐसा रिलेशन होता R1 जिसमें ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी और ए कॉमा डी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसमें क्या है, इस केस में क्या है कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो इसमें ए कॉमा सी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। दूसरा, बी कॉमा सी है, सी कॉमा डी है, ये पेयर, तो इसके लिए बी कॉमा डी होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये दोनों रिलेशन अगर इस R1 में होते तो ये रिलेशन भी कैसा हो जाता? सिमेट्रिक हो जाता। तो यहाँ पे हमने तीन बातें की। पहला रिफ्लेक्सिव, जिसमें फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ ए
रिफ्लेक्शंस एग्जिस्ट करने चाहिए। दूसरा सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीसरा। इन लास्ट टू के लिए, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हर एक एलिमेंट ऑफ ए के लिए उसमें ये रिलेशन एग्जिस्ट करे, लेकिन अगर रिलेशन में जो जो एलिमेंट ए के दिखाई दे रहे हैं, हर उन एलिमेंट के लिए सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन होना चाहिए। किसी भी रिलेशन में ये तीनों चीजें एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को हम कैसा कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। अभी कहना क्या चाहता है, इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे इन्होंने एग्जांपल कह रखा है कि लेट टी बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द प्लेन विद रिलेशन आर। तो टी क्या है? एक सेट है ऑल ट्रायंगल्स एक प्लेन में। प्लेन नहीं चेंज हो रहा है। अगर हमने एक्स वाई प्लेन लिया तो एक्स वाई प्लेन के जितने भी ट्रायंगल्स पॉसिबल हैं उन सभी ट्रायंगल्स की बात हो रही है। वहां पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है T1, T2 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। उन्होंने कहा है कि इस रिलेशन को शो करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखते हैं क्या हो रहा है। एक टी उन्होंने सेट डिफाइन किया जो कि क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइएंगल्स इन अ प्लेन। मतलब प्लेन नहीं चेंज हो रहा है, एक सेट हमने बना दिया। दूसरा, इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें कहा है कि T1, T2 such that T1 is congruent to T2। ठीक है? फॉर ऑल की बात उन्होंने नहीं की है, बस इतना ही उन्होंने डिफाइन कर दिया है। अब इस रिलेशन को हमको ये बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन करने के लिए उसके अंदर पहला कंडीशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, दूसरी कंडीशन सिमेट्रिक होना चाहिए, तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव होना चाहिए। ये तीनों चीजें होनी चाहिए उसके अंदर। अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या मतलब है? क्या कोई ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है? बिल्कुल होता है। यानी ऐसा हम हर एक ट्रायंगल के लिए कह सकते हैं। तो यहाँ रिफ्लेक्सिव कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि यहाँ हम फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल खुद का तो कॉन्ग्रुएंट होता ही होता है। यानी ये बात हम हर एलिमेंट ऑफ हर T1 ऑफ T कह सकते हैं। मतलब T सेट जो है उसका जो एलिमेंट T1 है, हर एलिमेंट के लिए हम T1, T1 का रिलेशन, मतलब TRT का रिलेशन, T1R T1 का रिलेशन लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। ऐसा ही बात करते हैं सिमेट्रिक के लिए। अगर कोई ट्रायंगल 1 ट्रायंगल 2 का कॉन्ग्रुएंट होता है, तो ट्रायंगल 2 क्या ट्रायंगल 1 का कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर हम ये कॉम्बिनेशन देख रहे हैं इस रिलेशन में, तो ये कॉम्बिनेशन भी हमको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर T1 R T2 है और T2 R T1 है फॉर ऑल T1 T2 एलिमेंट ऑफ T, ये हमको देखने को मिल रहा है हर एलिमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जो भी एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल का अगर कॉन्ग्रुएंट है तो दूसरा ट्रायंगल भी पहले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। यानी अगर ये एलिमेंट हमको रिलेशन में देखने को मिला तो ये एलिमेंट भी हमको उस रिलेशन में देखने को मिलेगा जहां पे T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 कहा गया है। ठीक है? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 कहा गया है, यानी ये सिमेट्रिक भी होगा। बात करते हैं ट्रांजिटिव की। अगर कोई ट्रायंगल T1 T2 का के साथ कॉन्ग्रुएंट है, कोई ट्रायंगल T2 T3 के साथ कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 जो है वो T3 के साथ भी कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब ये है कि ट्रांजिटिव के अंदर जो कंडीशन होती है कि अगर T1 R T2
एग्जिस्ट कर रहा है एंड T2 R T3 एग्जिस्ट कर रहा है, तो T1 R T3 भी उसका एलिमेंट होना चाहिए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए रिलेशन कैसा है, ट्रांजिटिव भी है। यानी ये रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है और सिमेट्रिक भी है। अगर ये तीनों एक साथ हो रहे हैं तब हम उस रिलेशन को कैसा कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन जो है ये है, यही बात हमें इसमें प्रूव करनी थी। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 क्या कह रहा है कि लेट L बी सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। एक इन्होंने सेट L ले लिया है, जिस सेट का नाम L दिया है उसमें क्या है, ऑल लाइंस इन अ प्लेन, और रिलेशन जो डिफाइन किया है R such that L1 is perpendicular to L2। तो इसको दिखाना है कि ये सिमेट्रिक है, लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना तो ट्रांजिटिव। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। यहां पे L जो है वो सेट ऑफ लाइंस इन अ प्लेन। एक प्लेन में जितने भी लाइंस हो सकती हैं, हर उस लाइन का सेट L है। इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जहां पे L1, L2 ये दो लाइंस ऐसी ली गई हैं जहां पे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर, यानी कोई लाइन L1 है तो L2 के परपेंडिकुलर, ये लाइन L2 है, ये लाइन L1 है। अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 1 रिफ्लेक्सिव की। रिलेशन कह रहा है कि वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या हम कोई ऐसी लाइन खोज सकते हैं जो खुद पे परपेंडिकुलर हो? नहीं पॉसिबल है। कोई लाइन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है, पैरेलल हो सकती है लेकिन खुद पे परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। और कोई जरूरी नहीं है कि वो खुद पे परपेंडिकुलर हो, लेकिन रिलेशन में बात स्पेसिफिकली कहा गया है कि वो दोनों ऐसे लाइंस का सेट है, रिलेशन R ऐसे लाइंस का सेट है जो आपस में परपेंडिकुलर है। एक लाइन खुद की परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, इसलिए इसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो हम नहीं देख सकते। दूसरा, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है, कैसे कह सकते हैं हम ये बात? क्योंकि अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो इस बात में ये बात ऑलरेडी इंक्लूडेड है कि लाइन L2 L1 के भी परपेंडिकुलर होगी। अगर लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो लाइन L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगी, और रिलेशन R ऐसे ही लाइंस का सेट ही है, तो इसका मतलब हर लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी अगर, तो उनके दोनों कॉम्बिनेशंस हम लिख सकते हैं। यानी अगर कोई लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो अगर हमारे सेट में कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन लिखा है लाइन L1 और L2 का जो परपेंडिकुलर है, तो उसका अपोजिट रिलेशन भी उसमें लिखा गया होगा, उसमें इंक्लूडेड होगा, यानी सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव नहीं मिला, सिमेट्रिक मिल गया। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए कहता है ये कॉन्सेप्ट कि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर है, उसके बाद L2 अगर L3 के परपेंडिकुलर है, कोई ऑर्बिटरी लाइंस ले रखे हैं जहां पे लाइन L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है, लाइन L2 L3 के परपेंडिकुलर है, तो लाइन L1 L3 के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब दुनिया में ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं एग्जिस्ट करता है जैसे यहाँ पे लाइन L1 जो है L2 के परपेंडिकुलर है। L2 के परपेंडिकुलर हम किधर खींच सकते हैं? यही एक तरीका है खींचने का, और कोई तरीका नहीं है कि L2 के परपेंडिकुलर कोई लाइन खींची जाए। अब ये बताइए कि ये लाइन L3 कह दिया, अब ये L3 लाइन तो नॉन एंडिंग, सारी लाइंस तो नॉन एंडिंग होती है, ये इनफाइनाइट से स्टार्ट हो इनफाइनाइट पे जा रही है। ये लाइन L1 जो है ये भी क्या होगी, ऐसे जा रही होगी। तो क्या लाइन L1 और लाइन L3 एक दूसरे के परपेंडिकुलर है? नहीं, वो दोनों कैसी हैं, पैरेलल। यानी ट्रांजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो जो हमारे क्वेश्चन में जो बात की गई थी कि ये दिखाना था, शो करना था कि उसके अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, शो हो गया। सिमेट्रिक है, बिल्कुल है। ट्रांजिटिव नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
ठीक है, तो ये बातें हमने प्रूव की। नेक्स्ट टर्न पे हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, कुछ क्वेरीज अगर आती हैं तो उन क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक फंक्शंस पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।